हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में रेडियस रेशियो के बारे में देखे थे। और उसमें से रेडियस रेशियो का एक रेंज होता था पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर में जो रेडियस रेशियो का रेंज, उसका जो लोअर वैल्यू था उसको हम लोग बोलते थे लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो वही लिमिटिंग रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना था? 0.155। तो इसी को कैलकुलेट करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो वॉइड बनता था उसको हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड बोलते थे। ट्रायंगुलर वॉइड मतलब इस टाइप का होना है। इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए। ऐसा मान लिया जाए, तीनों का सेंटर को मिला दो। ठीक, तो ये 3 स्फीयर्स हैं और 3 स्फीयर्स के बीच में जो यहां खाली जगह क्रिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड। 3 स्फीयर से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना है? 3 होना है। ठीक, अब तीनों स्फीयर्स के सेंटर को मिलाए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC। और ई जो वॉइड है इसका सेंटर लो, देखो सेंटर लेना, ध्यान देना है। तो इसको यहां से यहां मिलाओ, फिर इसको यहां से यहां मिला दो। इसके सेंटर को मान लो D, और यहाँ जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसको मान लो E। यहाँ एंगल बनेगा थीटा। तो इस केस में यदि देखोगे तो सब जो AB या BC या फिर AC है सब A के बराबर होगा। एज लेंथ हो जाएगा उस यूनिट सेल का। कैपिटल R मान लिया जाए, या कैपिटल R नहीं, ये मान लो RA। तो RA क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ एनायन। और RC को मान लो रेडियस ऑफ केटायन। तो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ऑब्वियसली ये सभी क्या होंगे? एनायन। बताए कि एनायन का लैटिस बनता है, और ई जो वॉइड है इसमें कौन रहेगा? केटायन रहेगा। ऐसा। अब यहां से यदि देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AD और E, ठीक, तो इसमें से यदि इस कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे, कॉस थीटा, तो कॉस बराबर क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। तो ये थीटा के सामने वाला साइड तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ई वाला हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये बेस है AE के बराबर, और जो हाइपोटेनस है A और D के बराबर, AD। ऐसा। अभी कॉस थीटा, ये थीटा का वैल्यू यहाँ कितना होगा? तो देखो ऐसे जब एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये वाला इंटरनल एंगल होता है 60 डिग्री। हम लोग क्या किए हैं कि इस एंगल को यहाँ से ऐसे आधा बांट दिए हैं, तो फिर आधा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अब ऐसे लिखें, कॉस 30 डिग्री बराबर AE। देखो AE यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो E जो बड़ा वाला है E पूरा है एनायन ना, तो ये क्या है? एनायन का रेडियस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ एनायन। उसके बाद AD देखो, तो AD यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ मतलब पहले यहाँ तक हुआ, तो E जो है इस एनायन का रेडियस है RA, प्लस फिर यहाँ से यहाँ इस वॉइड का रेडियस है जिसको हम लोग केटायन माने हैं, तो ये जाएगा RC। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है उसको पुट कर देंगे, तो √3/2, तो ये जाएगा √3/2 बराबर RA बटे RA प्लस RC। इसको उलट दो तो ये 2 और √3 को लिखो 1.4, सॉरी √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो इधर भी उलट जाएगा RA प्लस RC बटे RA, और दोनों को सेपरेट कर दो। RA देखो अभी पूरा में है ना, तो इसके साथ भी डिवाइड में है, इसके साथ भी है,
तो आर ए को अलग कर दो, इधर अलग और इधर अलग, और इसको काट दो। अभी 2 को जब डिवाइड करोगे 1.732 से तो ये आता है 1.555 बराबर इधर आएगा 1 प्लस आर सी बटे आर ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आर सी बटे आर ए बराबर 1.555 माइनस 1, तो आ जाएगा 0.555, सॉरी 1.55 इतना, तो 1.155, सॉरी ये 1.55 नहीं 1.155 आएगा ऐसा, तो यहाँ फिर हो जाएगा 0.155। अभी देखो यह है रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन जो कि इतना के बराबर आया, और इसी रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। दिस वन रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, तो हो गया 0.155, हो गया कैलकुलेशन, इतना ही तो लाना था ऐसे। तो ट्रायंगुलर वॉइड जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, उसके लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है उसका वैल्यू 0.155। कैसे आया, तो हम लोग देखें कि एक ट्रायंगुलर वॉइड 3 स्फीयर से घिरा होता है, और ये जो स्फीयर्स होंगे ऑब्वियसली एनायन होंगे, बड़ा साइज होता है जिसका, और इस वॉइड में आकर के केटायन रहेगा। तो मान लिए कि इस केटायन का रेडियस आर सी के बराबर है, एनायन का आर ए के बराबर है, तो फिर हम लोग क्या किए कि इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी पे, तो एक ट्राइंगल मिला ए डी ई, इसमें से इसको थीटा माने तो इस कॉस थीटा को भी लिख दिया हम लोग बेस बटे हाइपोटेनस ए ई बटे ए डी। यहाँ से ए ई का वैल्यू हो गया रेडियस ऑफ एनायन, ए डी जो है रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, कॉस 30 का वैल्यू पुट करके फिर इसको सॉल्व कर दिए, तो ये आ गया लिमिटिंग रेडियस रेशियो। एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन नहीं आता है, 12th लेवल में जो है या कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है। हाँ, आगे का एग्जामिनेशन में मे भी पूछा जाए, 12th में जनरली नहीं आता है। सेम हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कितना था इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो, तो था 0.225। हालांकि इसको हम लोग पिछला क्लास में डिराइव किए हैं जब बतला रहे थे साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वॉइड होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट होता है, कई दफा इसको पढ़ चुके हैं। तो यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में, यूनिट सेल को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में अल्टरनेट कॉर्नर्स पे सभी पार्टिकल्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। ऐसा एक यहाँ स्फीयर, फिर यहाँ, यहाँ और एक यहाँ, बीच में जो यहाँ खाली जगह होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, क्योंकि 4 स्फीयर से घिरा हुआ है। और इसमें से ये जो वॉइड है इसमें रहेगा केटायन, और ये जो लैटिस बना रहा है ब्लैक वाला ये सभी होंगे एनायन। ठीक, मिला दो इसको या कुछ मान लो, ए बी सी डी, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो। मान लिया जाए क्या, आर ए जो है रेडियस ऑफ एनायन, आर सी हुआ रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ केटायन। उसके बाद फिर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी सभी होंगे ए, मतलब एज लेंथ के बराबर। क्यूबिक यूनिट सेल है तो सारे एज आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से ए सी आता है क्या, √2a। अब जरा ए सी को देखो तो कैसा अरेंजमेंट है, सो ए और सी दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, यहाँ ए और यहाँ सी, तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस हुआ,
ये एनायन है ना, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ एनायन आर ए, फिर ये भी हुआ आर ए, तो 2 है रेडियस ऑफ एनायन। तो ए सी बराबर 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन बराबर √2a। तो यहाँ से रेडियस ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, तो √2a/2। अब इस 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो रेडियस ऑफ एनायन बराबर a/√2, इसको मान लो नंबर 1। उसी प्रकार से एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ACD। सेम कैलकुलेशन हम लोग पीछे किए हैं, ACD एक ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ से AD स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो AD बराबर √3 है। अब जरा इस AD का अरेंजमेंट को देख लो। D में स्फीयर होगा लेकिन उसको दिखलाया नहीं गया है, तो ये A है, बीच में वॉइड और फिर यहाँ D, AD, ये हो गया रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, और ये बीच में केटायन रहेगा ना वॉइड में, तो रेडियस ऑफ केटायन RC, और यहाँ भी रेडियस ऑफ केटायन RC। तो AD बराबर हो गया 2 रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ केटायन, तो 2 कॉमन ले लो, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन। इक्वेट कर दो इसको, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर √3a। तो रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन इधर डिवाइड हो जाएगा, √3/2a, इसको मान लो 2। अब डिवाइड कर दो, 2 को 1 से, यहीं पे है, इसको डिवाइड कर दो ऐसे, इधर लिख देते हैं इसको RA, ये कितना आया था a/√2। अब इसको अलग अलग कर दो, तो ये जाएगा RA/RA बराबर RC/RA, सॉरी प्लस इधर है √3/2a, ये उलट जाएगा, तो ये √2 पर a नीचे, तो a कट जाएगा, a भी कट गया, तो आ गया 1 प्लस रेडियस ऑफ केटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन बराबर ये √2 और ये 2 कट जाएगा ना ऐसे, तो यहाँ बचेगा √2, तो हो जाएगा √3/√2 RC/RA 1.732 1.414 -1, तो ये RC/RA सॉल्व करोगे तो आएगा 0.225, और ये रेडियस ऑफ केटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन को हम लोग रेडियस रेशियो बोलते हैं, और यही आ गया 0.225। सेम कैलकुलेशन हम लोग पीछे कर चुके हैं जब बता रहे थे साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वही चीज़ है, इसलिए बताए थे कि कैलकुलेशन को लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, इसको हम लोग कर लिए। उसके बाद फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये कितना होता है, तो ये होता है 0.414। ये भी पीछे हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो क्या बताए थे कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, पीछे टेबल में हम लोग देखें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 6 स्फीयर से घिरा होता है। याद करो पीछे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बताए थे कि डबल ट्राइंगुलर वॉइड होता है ना, ऐसा 6 स्फीयर्स होते हैं, 3 3 6। इसमें से हम बताए कि जो ये चारों स्फीयर्स हैं ये प्लेन में हैं, और ये दोनों ऊपर नीचे है, और ये बीच में जो है यही खाली जगह है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसी को जब अब हम अलग दिखाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, इसी को जब इधर अलग दिखाओगे तो ये चारों स्फीयर को देखो ऐसे दिखाएंगे, ऐसा, बीच में यहाँ ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये जो ऊपर और नीचे है इसको यहाँ हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। समझना ऐसे है कि ऊपर नीचे वाला स्फीयर है लेकिन इसमें दिखाया नहीं गया है। तो मिला दो सबके सेंटर को, और क्या, ये मान लो ABCD, इसमें से जो बड़ा वाला ब्लैक वाला है ये हो गया एनायन, और E है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहाँ पे होगा केटायन। इधर ही सेम रहेगा, ABBC सब A के बराबर होना है, एकदम ऐसे जाएगा, ABC में सेम ही निकालोगे तो 2RA बराबर इतना,
सॉरी ए सी बराबर √2a आएगा। अब जरा ए सी को यहाँ देखो किस प्रकार से अरेंज है, ए और सी। तो ये बड़ा वाला है ए, फिर बीच में वॉइड और फिर हुआ इस सी, ऐसा नहीं, ई हुआ रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, और ये बीच में रेडियस ऑफ केटायन है 2। तो ए सी बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन। अब ये ए सी बराबर है तो ये दोनों को भी इक्वेट करो, तो हो जाएगा 2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर √2a। तो इस 2 को हटाओ, इधर आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ एनायन बटे प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर इधर 2 हो जाएगा। अभी √2 कट जाएगा √2 में, तो ये आ गया a/√2, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, इसको मान लो 1। अब साथ ही साथ यदि यहाँ देखा जाए इस ए बी को या बी सी को, कोई भी ले लो, तो यदि ए बी बराबर लिया जाए तो ए बी एज लेंथ है ना, कितना के बराबर है, ए के बराबर। और साथ ही साथ ए बी का अरेंजमेंट देखो ऐसा है, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, ए है, ई बी है, तो यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ एनायन, फिर यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ एनायन। तो ए बी बराबर 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, तो रेडियस ऑफ एनायन बराबर a/2, इक्वेट कर दिए ऐसे, 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन बराबर a, तो रेडियस ऑफ एनायन बराबर a/2, इसको मान लो नंबर 2। डिवाइड कर दो 1 को 2 से। रिपीटेड कैलकुलेशन है, आसान है, 1-2 बार लिखोगे तो हो जाएगा। तो 1 में क्या है, ऐसे कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 का LHS में है RA प्लस RC, 2 का LHS में RA, इसका LHS में है a/√2 और इसका है a/2। फिर इसको सेपरेट करके अलग कर दो, RA/RA प्लस RC बटे RA बराबर a/√2 इंटू 2/a। a कट जाएगा और ये कट जाएगा यहाँ √2 से, ये भी कट जाएगा, तो 1 प्लस RC बटे RA, इधर बचा √2। √2 का वैल्यू होता है कितना, 1.414 माइनस 1, तो आ जाएगा 0.414, यही लाना था। खैर ये दोनों कैलकुलेशन हम लोग पीछे देख चुके थे, ट्राइंगुलर वॉइड वाला नहीं पढ़े थे जो बतला दिए, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये दोनों का कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। अब एक बचता है इसमें क्यूबिक वॉइड वाला, तो इस क्यूबिकल वॉइड को जरा देखते हैं। क्यूबिकल वॉइड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कितना होता था इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो, 0.732, टेबल में पीछे लिखे, यही लाना है। क्यूबिकल वॉइड, वह जो रेडियस रेशियो है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, वह रिप्रेजेंट करता है किसको, क्यूबिकल वॉइड को। क्यूबिकल वॉइड कहाँ क्रिएट होता है, कैसे होता है, तो बताए थे कि क्यूबिकल वॉइड जो है ना बॉडी सेंटर में क्रिएट होता है। ऐसे एक यूनिट सेल ले लो, तो सबसे पहले सारे कॉर्नर पे स्फेयर्स होंगे और ये सभी एनायन हैं, और इसके बीच जो यहाँ बॉडी में वॉइड क्रिएट होगा, दिस इज क्यूबिकल वॉइड, और यहाँ होना है केटायन। मान लिया जाए कुछ ABCD, इसको मिला दो यहाँ से, इसको इधर से, ये सब सेम रहेगा। तो AB बराबर BC बराबर CD, A के बराबर ABC में ऐसे आ जाएगा, AC बराबर √2a, और साथ ही साथ यहाँ AC को देखोगे, या AC बराबर चलो √2a रहने दो। उसके बाद फिर से एक ट्राइंगल ले लो ACD, इधर ही इतना ही रहने दो।
फिर से एक ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD, तो AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ से AD आ जाता है √3A। और अब जरा यहाँ AD को देखो, A और D, तो A और D पे दोनों एनायन हैं और बीच में पूरा का पूरा क्यूबिकल वॉइड है, मतलब केटायन है। तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, और बीच में 2 रेडियस होगा केटायन का, सारे एक दूसरे को टच करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा AD बराबर 2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, इक्वेट कर दो। तो 2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर √3A, तो रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर √3/2A, इसको मान लो 1। और फिर से यदि AB की बात करें तो यह AB है A के बराबर, और ये AB दोनों स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे ऐसा, A और B, तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ इसका, तो AB बराबर 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, फिर से इसको इक्वेट करो तो 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन बराबर A, तो रेडियस ऑफ एनायन बराबर हो जाएगा A/2, इसको मान लो 2। ठीक, अभी 1 और 2 को डिवाइड कर दो ऐसे यहीं पे, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो, तो RA/RA प्लस RC/RA, इधर है √3/2A, ये उलट जाएगा तो 2/A, A कट जाएगा, 2 कट जाएगा, E कट जाएगा, तो आ गया 1 प्लस RC/RA, इधर बचा √3, तो RC/RA 1.732 माइनस 1, तो RC/RA बराबर 0.732, और यही रेडियस रेशियो होता है 0.732। अच्छा, तो चारों का कैलकुलेशन ना सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर है। अब ये मत सोचोगे कि अपने से कहीं AC ले रहे हैं, कहीं AD तक पहुंच जा रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए वैसा अलग अलग केस लेते हैं। 12th लेवल का एग्जाम में जो है कैलकुलेशन नहीं आता है, बस ये जो रेडियस रेशियो का जो टेबल बताए थे पिछला लेक्चर में और उससे एक क्वेश्चन बताए थे उसको याद रखोगे। कैलकुलेशन जो है इस लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यदि जानना चाहते हो तो इसको रिवाइज करोगे तो पता चल जाएगा कि वो रेडियस रेशियो का रेंज कहाँ से लिखा गया है, और ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। अब ठीक है कि इस रेडियस रेशियो के आधार पे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ कि रेडियस रेशियो के आधार पे हम लोग पता कर लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, केटायन कौन सा वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, कोई अनदर एटम उस वॉइड को आकर के ऑक्यूपाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वे हम लोग पता कर सकते हैं किससे, रेडियस रेशियो के मदद से। लेकिन इस रेडियस रेशियो का जो है ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां हैं रेडियस रेशियो का। क्या क्या लिमिटेशन है रेडियस रेशियो का, एक बार उसको वर्बली हम लोग देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो का लिमिटेशन हम लोग एक बार देख लें। सबसे पहला क्या है कि जो आयंस होते हैं वे हार्ड स्फीयर्स नहीं होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब सिकुड़ सकते हैं फिर वापस अपने साइज के बराबर आ सकते हैं। तो कभी कदाल क्या होता है इसके चलते कि जैसे मान लो यहाँ कोई वॉइड है, इस वॉइड का साइज है 22 पिकोमीटर, मान लें इस वॉइड का साइज कितना है 22 पिकोमीटर है। तो यहाँ कोई एटम यदि आकर के रहना चाहेगा या कोई आयन, तो ऑब्वियसली इसका साइज इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन कभी कदाल क्या होता है कि इस आयन का साइज यदि इससे बड़ा भी है ना 25 पिकोमीटर, फिर भी आकर के इसको ही ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ई आयन या फिर जो एटम हो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, वहां जाकर के कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। तो इस केस में तो रेडियस रेशियो वाला फिर बात वैलिड नहीं है। रेडियस रेशियो के आधार पे चलोगे तो इस वॉइड को वही ऑक्यूपाई करेगा जिसका साइज इससे छोटा होगा या बराबर होगा। लेकिन यहाँ बड़ा वाला भी इसको कभी कदार ऑक्यूपाई कर लेता है।
तो ऐसा किसी किसी केस में होता है जनरली तब जब आयन इलास्टिक हो, मतलब उसका साइज कॉम्प्रेस्ड करे, साइज सिकुड़ जाए, थोड़ा छोटा हो जाए तब। तो ई जो है कमी हो गया। उसके बाद ये सब जो वॉइड होता है, तो इस वॉइड को हम लोग मान करके चलते हैं कि स्फेरिकल वॉइड है, तभी तो सबका रेडियस कंसीडर करते हैं। माने ऐसे भी तो हो सकता है स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का, लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग मानते हैं कि वॉइड कैसा है, स्फेरिकल है। तो वॉइड स्फेरिकल है, इसका मतलब कि यहाँ फिर वही एटम रहेगा ना जिसका साइज भी स्फेरिकल हो, मतलब जो स्फेयर के जैसा हो। अब स्फेयर के जैसे सभी आयंस नहीं होते हैं, वैसे आयंस जिनका नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, ऑक्साइड आयन, सबका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस के जैसा है। तो वैसे आयंस जिनका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उन्हीं का साइज स्फेरिकल होता है, तो वे आसानी से वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन इसके अलावे जो आयंस बच जाते हैं, जिनका कि साइज स्फेरिकल नहीं है, मतलब जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा नहीं होता है, जैसे मान लो रहे आयरन 2+, तो आयरन 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर नोबल गैस के जैसा नहीं है, इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस आयन का साइज एकदम परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड इस तरह का साइज होगा। तो फिर यदि इस तरह का साइज होगा तो इसमें कैसे आकर के रहेगा, इसका तो स्फेरिकल साइज होता है। तो वही आयंस का स्फेरिकल शेप होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब चूंकि सारे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल गैस के जैसा नहीं है, इसका मतलब सभी आयंस का शेप स्फेरिकल नहीं है। तो जिसका नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसका स्फेरिकल शेप नहीं होता है, बल्कि डिस्टॉर्टेड इस तरह से होता है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं पोलराइजेशन ऑफ आयन, कि डिस्टॉर्ट कर जाता है शेप और ये स्फेरिकल ना रह करके इस तरह से हो जाएगा। तो यदि आने वाला आयन इस तरह का है और वॉइड ऐसा है, तो फिर इसमें आकर के कैसे फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो यहाँ भी रेडियस रेशियो जो है फेल हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो, NaCl हो, MgO हो, Zn(S) हो, सब में केटायन एनायन है, ऐसा सब में केटायन एनायन है। तो सब में केटायन एनायन, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच प्योर आयनिक बॉन्ड है या ये प्योर आयनिक क्रिस्टल है। हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, फाजा रूल बताए थे वहां कि कोई भी क्रिस्टल 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ आयन। फाजा रूल में इस बात को हम लोग पढ़े हैं। तो वही बोल रहा है कि ये सारे जो रेडियस रेशियो वाला रेंज जो एप्लीकेबल है, वो हम लोग क्या लिखे, रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, मतलब केटायन एनायन आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सारे आयनिक क्रिस्टल जो है प्योर आयनिक होते नहीं है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी आता है। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो फिर साइज वगैरह डिफर कर जाएगा, शेप अलग अलग हो जाएगा। तो इस केस में फिर रेडियस रेशियो जो है फेल हो जाता है। रेडियस रेशियो एप्लीकेबल है एकदम परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल के लिए, और परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल बहुत रेयर है। अब बोला है कि यदि किसी किसी क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशियो बॉर्डर लाइन में आ जाए, जैसे मान लो एक क्रिस्टल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसमें रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम आयन बटे रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन, मतलब रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, उसका वैल्यू तकरीबन आता है 0.42। अब जो हम लोग रेंज पढ़े क्या पढ़े, 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, फिर 0.414 से 0.732। अभी जो 0.42 आ गया, तो 0.42 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका हाइयर वैल्यू है, इसका लोअर वैल्यू है। यहाँ अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल, यहाँ होता है ऑक्टाहेड्रल। तो यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू ऐसा है, तो इस केस में कौन सा अरेंजमेंट होगा पॉसिबल, ऐसा मतलब बॉर्डर लाइन जो दो में आ जाए। तो इस केस में तो फिर इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, दोनों। तो इस केस में रेडियस रेशियो कंप्लीट बात नहीं बता पा रहा है कि आखिर इसका परफेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा। तो ये सभी कुछ लिमिटेशंस थे रेडियस रेशियो का। क्या क्या लिमिटेशन हम लोग देखें, तो सबसे पहला लिमिटेशन देखिए इसमें कि आयंस जो है
एकदम हार्ड नहीं होते हैं, वे इलास्टिक होते हैं, सिकुड़ सकते हैं। कभी कदाल कोई बड़ा आयन एक टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसका कि साइज उस वॉइड से बड़ा होता है, उस केस में उस आयन का कॉम्प्रेशन होता है, वह आयन सिकुड़ जाते हैं। फिर हम लोग पढ़े कि वही आयंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के जैसा है, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली स्फेरिकल शेप के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आयंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के जैसा नहीं है, उनका शेप स्फेरिकल नहीं होता है, डिस्टॉर्टेड शेप होता है, तो उस केस में वे वॉइड को कैसे ऑक्यूपाई कर पाएंगे, क्योंकि वॉइड तो सभी स्फेरिकल ही हैं। उसके बाद का लिमिटेशन फिर हम लोग क्या देखें कि कभी कदाल क्या होता है, कभी कदाल क्या मैक्सिमम केस में कि आयनिक क्रिस्टल्स में कोवलेंट कैरेक्टर आता है। कोवलेंट कैरेक्टर आने से क्या होता है, तो आयंस परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रह पाएंगे और उस केस में साइज जो है बढ़ घट सकता है डिस्टॉर्शन के चलते, और ऐसा होगा तो फिर रेडियस रेशियो वहाँ भी फेल कर जाएगा। और एक लास्टली कि कभी कदाल क्या होता है, किसी क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशियो जो है बॉर्डर लाइन, मतलब दो रेंज के बीच आ जाता है, एक का हाइयर तो दूसरा का लोअर, तो इस केस में सिंगल आयन का दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। तो आखिर एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होगा, कोई एक ही होगा कि दोनों होगा, इस बात को भी नहीं बतलाता है रेडियस रेशियो। तो इस तरह से यहाँ रेडियस रेशियो समाप्त होता है। बाकी का चीज़ जो बचा हुआ है इस चैप्टर में आगे का लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। धन्यवाद।